Good morning, everybody. Today I am going to teach you a beautiful lesson of the prose. The name of this lesson from the diary of the Anne Frank, written by Anne Frank. This is class 10th English book. The name of this book, First Flight, and we are understanding here the literature portion of this book. Based on NCERT, and this is the prose book. In other words, you can say reader book, and this book is useful for CBSC and UP board student. As I said before कि आज हम जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं ये प्रोज का टॉपिक है। इंग्लिश की बुक क्लास 10th की है और ये लिटरेचर का पोर्शन है। चैप्टर का नाम है यहाँ पर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, रिटन बाय एन फ्रैंक, जो एन फ्रैंक के ही द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर एन फ्रैंक एक 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, एक 13 वर्ष की लड़की का नाम है जो बहुत ही इनोसेंट और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो एक डायरी को मेंटेन करती है जिसमें अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को लिखती है। क्योंकि she feel here she is alone, वो अकेलापन महसूस करती है और वो ये चाहती है कि उसकी इस फीलिंग को लोग जाने और उसको वैल्यू दें। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसके इन विचारों को शायद ही कोई पसंद करेगा, तो वह अपने विचारों को एक डायरी में लिख देती है। यहाँ पर हम एन के बारे में एक कॉन्सेप्ट ये भी जानते हैं कि सी इज 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ये 13 वर्ष की एक इनोसेंट गर्ल है। बहुत ही भोली और बहुत अच्छे इसके विचार हैं और ये बहुत ही बुद्धिमान है। क्लास में काफ़ी अप्रिशिएटेड भी की जाती है। ये अपने विचारों को व्यक्त करना चाहती है, लेकिन इसका कोई भी ऐसा क्लोज फ्रेंड नहीं है जो उसके विचारों को समझे। इसके लिए वो एक डायरी में अपने विचारों को लिख देती है। लेकिन एन के साथ एक खास बात ये हुई कि एन की अर्ली एज में मृत्यु हो जाती है। एज ए सेड बिफोर कि वो 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, वो 13 वर्ष की थी। बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी ये डायरी उसके फादर को मिल जाती है। When her father got this diary, he was so shocked. जब उनको ये डायरी मिलती है तो वो बहुत शॉक्ड होते हैं और बहुत ही दुखी भी होते हैं, लेकिन वह इस डायरी के लिए पब्लिश करा देते हैं। और इस डायरी के लिए वो एक अहमियत देते हैं क्योंकि इसमें एन के अपने थॉट्स
थॉट्स लिखे हुए हैं। एन इस डायरी के लिए अपना एक फ्रेंड मानती है और इसीलिए एक फ्रेंड का नाम भी होना चाहिए। तो वह इस डायरी के लिए एक फ्रेंड मानती है और इसका नाम किटी रखती है। यहाँ पर डायरी का जो नेम उसने एन ने रखा है वो किटी है। हालांकि एन के फैमिली में 30 मेंबर्स हैं, जिसमें दादी माँ, फादर, आंटी, अंकल, ऐसे 30 लोग हैं और ये सभी फ्रेंड्स की तरह हैं। लेकिन कभी भी एन और उसके जो और क्लासमेट हैं वो उसके परिवार से इस तरह से घुले मिले नहीं है कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर पाए। एन का एक और भी व्यू है, एक दृष्टिकोण है कि कोई भी व्यक्ति उसकी बात को अहमियत नहीं भी दे सकता है, लेकिन जो पेपर है वो उसका विरोध कभी नहीं करेगा। बिकॉज कि पेपर एक नॉन लिविंग थिंग है, एक बेजान चीज़ है जिस पर हम कुछ भी लिख देंगे और वो विरोध नहीं करेगा। तो इसीलिए उसके विचार में डायरी ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि वो कुछ लिखेगी और वो पेपर कभी उसका विरोध नहीं करेगा। क्योंकि जो जीवित लोग हैं अगर उनसे वो अपने विचारों को शेयर करती है तो वो बदले में कुछ विरोध भी कर सकते हैं या उसके विचारों को अहमियत ना दें। तो यहाँ पर वी आर लुकिंग हेयर एंड थिंग्स पेपर is more effective thing to write। एन का एक बहुत ही अच्छा व्यू है कि वो पेपर के लिए बहुत ही अच्छा फ्रेंड कहती है। वो कहती है कि इस पर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो पेपर हमारा विरोध नहीं करेगा और सारे उसके विचारों को एक्सेप्ट करेगा। सी सेइंग हियर कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस। पेशेंस मीन्स धैर्य, कि पेपर के पास बहुत धैर्य है। किसकी अपेक्षा? पीपल, लोगों की अपेक्षा। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पीपल अगर हम लोगों से अपनी कोई बात कहेंगे तो विरोध भी कर सकते हैं, उसकी बात को अहमियत नहीं देंगे या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन पेपर काफ़ी धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, उसे कुछ कहने की रिटर्न में बदले में ज़रूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पर एन के लिए डायरी ही सबसे बेस्ट सोर्स था अपनी बात को कहने का। तो एन ने अपनी डायरी में अपनी ग्रैंड मदर का भी जिक्र किया जिसको कि वो बहुत पसंद करती थी और उसकी ग्रैंड मदर भी उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। एन ने अपने फादर के बारे में भी लिखा जिसको कि वो बहुत पसंद करती थी और एन ने इस डायरी में अपने उन सारे विचार को इस तरह से लिखा जिससे ये पता चलता है कि एन अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करती थी। एन अपनी डायरी में अपने चाइल्डहुड के बारे में लिखती है, हर फैमिली, अपने फैमिली का जिक्र करती है, अपने फ्रेंड्स का जिक्र करती है, स्कूल के टीचर्स का जिक्र करती है जिनका एक फेवर एन को हमेशा मिला। यहाँ पर जो मैथ के प्रोफेसर हैं उनका एटीट्यूड एन के प्रति थोड़ा सा सख्त था बिकॉज एन वॉज टॉकटेटिव गर्ल।
वो थोड़ी सी बातूनी थी। तो जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, आई मीन से मैथ के प्रोफेसर थे, मैथ के प्रोफेसर एन के ज़्यादा बोलने पर थोड़े से नाराज रहते थे, जिनका नाम है मिस्टर किजिंग, जो एन को थोड़ा सा डांट देते थे और उसको क्लास में ज़्यादा बोलने के लिए थोड़ा सा रोकते थे। इस तरह से हमने एन के बारे में ये जाना कि वह स्कूल में सभी टीचर की फेवरेट थी। केवल मिस्टर किजिंग जो कि मैथ के प्रोफेसर थे, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे और एन को थोड़ा स्कॉल्ड करते थे, डांटते थे कि वो कम बात किया करे, बिकॉज शी इज टॉकटेटिव गर्ल। बिकॉज शी इज टॉकटेटिव गर्ल, वो थोड़ी सी बातूनी लड़की थी और क्लास में वो काफ़ी अप्रिसिएटेड किया जाती थी, उसका कार्य काफ़ी अच्छा था। एन के बारे में हम एक और भी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में पाते हैं। एंड शी इज ट्राइंग टू डिस्क्लोज द इंटरनल फीलिंग बिफोर हर रीडर्स। वो अपने रीडर्स के लिए अपनी कुछ इंटरनल फीलिंग्स को बताना चाहती है इस डायरी के माध्यम से। सो वी सी हियर कि एन क्या कहती हैं, इसको हम जाने डिटेल में। इससे पहले आप हमारे चैनल के लिए लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, ताकि आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लास वाइज देते रहे। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसा कि हमने एन के बारे में जाना कि एन एक 13 इयर्स ओल्ड गर्ल है और इसकी मृत्यु हो जाती है और वह अपनी डायरी में अपनी फीलिंग्स को लिखती है। जो मृत्यु के बाद उसके फादर को जब वो डायरी मिलती है तो वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन वो एक अच्छा कार्य करते हैं कि उन्होंने उस डायरी के लिए पब्लिश करा दिया। और इस तरह से हम आज एन की इस डायरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन important थिंग हियर। A number of questions can be asked in your board examination। अब हम ये जानेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और उनमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को हम यहाँ जानेंगे और इन क्वेश्चन की मदद से हम शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, MCQs, ये सारे कुछ कर पाएंगे। तो आज हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी सेलेक्टिव हैं, उनको डिटेल में। These questions are very important for board examination. From board examination papers we will see this question। हम बोर्ड के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के ये क्वेश्चंस
बोर्ड के लिए सेलेक्टिव हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेलेक्टिव हैं। वी सी, now let me tell you the first question of this chapter. It is a very important for the examination point of view. Question this is, what makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? एन फ्रैंक को डायरी लिखना आश्चर्यजनक अनुभव क्यों लगा? ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एन को क्यों ये आइडिया आया कि उसे एक डायरी लिखनी चाहिए और उसमें अपनी सारी बातों को एक तरीके से डिस्क्लोज करना चाहिए, बताना चाहिए। इसके लिए वो एक बैकग्राउंड बनाती है और उस बैकग्राउंड में अपने बारे में पहले लिखती है कि आखिर भविष्य में कोई जब इसको डिटेल में पढ़ेगा तो पहले जाने कि ये बैकग्राउंड किस तरह की है और किस तरह की बात इस डायरी में उसको पढ़ने और जानने को मिलेगी। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह की एक इंफॉर्मेशन देता है जो काफ़ी क्वेश्चन को कवर करेगा। आई रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक? एन फ्रैंक को डायरी लिखना आश्चर्यजनक अनुभव क्यों लगा? फर्स्ट, शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग। हालांकि इससे पहले उसने कोई भी ऐसी कोई डायरी नहीं लिखी लाइक दिस बिफोर। एंड सेकेंडली, यानी कि पहले तो उसने कुछ इस तरह की कोई भी डायरी नहीं लिखी, ना एक्सपीरियंस था। लेकिन सेकेंडली सी थॉट्स, वो ये सोचती है दैट नो बडी इज़ going to read or would be interested in her diary. Nobody यानी कोई भी व्यक्ति, शायद ही उसे ऐसे लगता था कि वो जब इस डायरी को लिखेगी तो शायद ही कोई व्यक्ति उसकी डायरी को पढ़ेगा, कि शायद उसके विचार इतने बड़े या श्रेष्ठ नहीं होंगे जो वो उसमें लिख रही है। तो ये उसके मन में ख्याल आया था कि सी थॉट दैट नोबडी इज़ गोइंग टू रीड, शायद ही कोई से पढ़ेगा, कि ये जो हमारे लिखे हुए विचार हैं वुड भी होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इन हर डायरी, जो उसने अपनी डायरी में लिखे हैं। तो ये एक इनिशियल क्वेश्चन है, काफ़ी शुरुआत का क्वेश्चन है और जो इनिशियल बात को ही बताता है कि शुरू में उसने किस तरह से सोचा था और डायरी लिखना शुरू की। नाउ वी सी अनदर क्वेश्चन। Look at this board we see here। यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Why does Anne want to keep a diary? एन डायरी क्यों रखना चाहती थी? यानी ये क्वेश्चन ही कहता है कि एन को क्यों लगा कि उसे एक डायरी लिखनी चाहिए और उसी में अपनी बातों को वो बहुत अच्छे ढंग से कह सकती है। क्योंकि एन ये सोचती थी कि पेपर जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, वो बेजान होता है, उसमें कुछ भी लिख दीजिए, पेपर कोई भी बदले में उत्तर नहीं देगा। लेकिन अगर यही बात किसी इंसान से कही जाए तो वो कुछ ना कुछ बदले में कहेगा और वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो एन के विचार इतने श्रेष्ठ नहीं है, इतने बढ़िया नहीं है कि शायद ही कोई ने इम्पोर्टेंस दे, ऐसा वो सोचती थी। तो वो पेपर के बारे में ज़्यादा बेहतर सोचती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों की अपेक्षा पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। पेपर आसानी से अपने ऊपर कुछ भी लिखवा लेगा और बदले में कुछ नहीं कहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सेलेक्टिव है और एक लॉन्ग क्वेश्चन को भी कवर करता है। आई रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और देखते हैं, वाई डज एन वॉन्ट टू कीप ए डायरी? एन डायरी क्यों रखना चाहती थी? आंसर दिस इज, एन वॉन्ट्स, एन चाहती थी टू कीप डायरी, एक डायरी मेंटेन करना चाहती थी, रखना चाहती थी, उस डायरी में लिखना चाहती थी, एज सी डिड नॉट हैव फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था जिससे कि वो अपनी बात को उससे कह सके और अपने दुख को
बांट सके। वो अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करती थी। शी फेल्ट एलोन। और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वह डायरी पर अपने विचारों को लिख देती थी। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी सी दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सी हियर, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? Anne क्यों सोचती है कि वह मनुष्य से ज़्यादा अपनी डायरी पर विश्वास कर सकती है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें, और इस क्वेश्चन को समझने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि एन ने जितना भी उस डायरी में लिखा वो इसी क्वेश्चन की वजह से लिखा, क्योंकि सी फेल्ट एलोन, वो अकेला महसूस करती थी, उसका कोई दोस्त नहीं था, वो अपनी बात को किसी से कह नहीं पाती थी। इसके लिए उसने एक डायरी मेंटेन की। तो डायरी के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो अपनी बात को काफ़ी ओपनली उस कागज़ पर नोट कर देगी। एंड सी सेज, वो ये बात खास तौर से कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों की अपेक्षा पेपर में काफ़ी धैर्य है। पेपर बदले में कुछ नहीं कहेगा, तो डायरी पर लिखते चले जाइए वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आप चाहते हैं। इस तरह से वो अपनी सारी बात उस कागज़ पर लिख देगी। तो डायरी को लिखने के पीछे उसका यही कॉन्सेप्ट था कि वो अपनी सारी बात को आसानी से डायरी में बता पाएगी। आई रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? एन क्यों सोचती है कि वह मनुष्य से ज़्यादा अपनी डायरी पर विश्वास कर सकती है? नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। शी कुड कन्फाइड इन हर क्लोज फ्रेंड। जिस तरह से वो किसी भी अपने दोस्त पर भरोसा कर सकती थी, उससे ज़्यादा वो डायरी पर भरोसा कर सकती है। बट सी डिड नॉट हैव वन, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। और यहाँ पर एन ने अपनी डायरी को ही दोस्त बना लिया है, और उस डायरी का एक नाम भी रखा है, जैसे किसी फ्रेंड का नाम होता है, दोस्त का नाम होता है, ऐसे ही उसने डायरी का भी नाम रखा है। और जैसा कि मैंने बताया, उसने डायरी का नाम किटी रखा है। तो किटी जो है वो उसकी डायरी का नाम है, और इस डायरी में वो अपने विचारों को व्यक्त करती है। सो वी सी हियर द फ्रेंड्स शी हैड देयर वर टू हैव मोर फन एंड गुड टाइम रादर देन वन ऑन whom शी कुड कन्फाइड। कि वो किसी तरह से, जिस तरह से अपने दोस्तों में ज़्यादा खुश रह सकती है, ठीक वैसे ही वो अपने विचारों को उस डायरी पर लिखकर ज़्यादा खुश रह सकती है और अपनी पूरी बात को वो कह पाएगी। एज बी सेड, जैसे कि मैंने कहा कि वो इस बात पर ज़्यादा फोकस करती है कि जो पेपर है, पेपर हैव मोर पेशेंस, पेपर में काफ़ी धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा। सो शी डिसाइडेड, इसलिए वो निर्णय लेती है टू राइट एंड कन्फाइंड इन, कि भरोसे के साथ उस पर अपने विचारों को लिखा जा सकता है। नाउ वी सी, नाउ बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू से टू यू अबाउट एन्स फीलिंग। हम थोड़ी सी एन की और बातों को जाने। एन अपनी क्लास में काफ़ी अप्रिसिएटेड की जाती थी। एन को सारे टीचर पसंद करते थे। एन के जो मैथ के प्रोफेसर थे वो एन से थोड़ा सा नाराज़ रहते थे, क्योंकि वो काफ़ी टॉकटेटिव गर्ल थी, काफ़ी बातूनी गर्ल थी। एन के प्रोफेसर, जिनका नाम हमने बताया था मिस्टर किजिंग,
वो एन को कम बोलने के लिए कहते थे, लेकिन एन कहती थी कि बोलना तो उसका एक ट्रेड है। तो यहाँ ट्रेड का मीन्स कि उसकी फैमिली में सभी बोलते हैं तो वो भी बोलेगी, और बोलने की आदत को वो सही बताती है, और इसको वो इनहेरिटी कहती है। यानी कि ये तो पुश्तैनी बात है, जैसे सभी खानदान में लोग बातूनी होते हैं वैसे वो भी बातूनी है, और इसको वो गलत नहीं मानती है। तो इस पर डिपेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को जानेंगे और किजिंग का भी कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि किजिंग मैथ के प्रोफेसर हैं और वो मन से एन को बुरा नहीं कहते हैं, बस उसकी बोलने की आदत को बुरा कहते हैं कि वो कम बात किया करे, और यहाँ पर वो उसको चुप करने के लिए या उसे थोड़ा उलझाने के लिए एक ए से लिखने को देते हैं और उसका टॉपिक रखते हैं जो एन के अंदर हैबिट है वही, और टॉपिक उसका रहता है चैटरबॉक्स। तो मिस्टर किजिंग उससे कहते हैं कि वो चैटरबॉक्स पर एक ए से लिखे, और यहाँ चैटरबॉक्स का मतलब है बातूनी बहुत ज़्यादा होना, या जो बहुत बोलते हैं क्या वो उस पर लिख सकती है। तो एन ने इस पर एक ए से लिखा, 3 पेज का उसने ए से लिखा, और उसने उसमें बोलने की आदत को सही ठहराया। तो इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। नाउ लेट मी टेल यू। नाउ वी सी, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। We read here, how did Anne justify her being a chatterbox in her essay? एन ने किस प्रकार अपने निबंध में अपने को बातूनी होना सही ठहराया? तो जैसे कि हमने बताया कि जो मैथ के प्रोफेसर थे मिस्टर किजिंग, उन्होंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना एन को चुप कराने के लिए एक ऐसे लिखवा लिया जाए, और उन्होंने जो टॉपिक दिया था वो चैटरबॉक्स दिया, और चैटरबॉक्स पर एन ने 3 पेजेस लिख दिए और बोलने की आदत को ठीक बताया। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, आई रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, हाउ डिड एन जस्टिफाई, उसने किस तरह से इसको जस्टिफाई किया, हर बीइंग, कि वो खुद जो है चैटरबॉक्स, एक बहुत बातूनी है, वो ठीक है इन हर ऐसे, उसने अपने ऐसे में अपने आप को जो ज़्यादा बातूनी है उसको ठीक बताया। इन हिंदी, एन ने किस प्रकार अपने निबंध में अपने को बातूनी होना सही ठहराया? नाउ लेट मी टेल यू इन डिटेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शी गेव 2 आर्गूमेंट्स, उसने 2 तरह के तर्क दिए टू जस्टिफाई हर चैटरबॉक्स, कि जो बातूनी है उस पर उसने 2 कॉन्सेप्ट दिए, 2 तर्क दिए। वन दैट चैटिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेड, एक तो उसने कहा कि जो चैटिंग है यानी कि बोलना, ज़्यादा बोलना, बातूनी होना, ये तो स्टूडेंट की, विद्यार्थी की अपनी एक ट्रेड है। यहाँ ट्रेड को हमने पहले से बताया था, एक आदत सी है जो फैमिली में है, सभी की है, तो वो उसको एक फैमिली से ही मिली हुई है। एन अदर रीज़न, और दूसरा उसने रीज़न बताया, दैट नथिंग कैन बी डन, कि कुछ नहीं हो सकता, अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड, कि ये जो ट्रेड है, जो उसकी जो आदत है, वो एक इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड मीन्स होता है पुश्तैनी, यानी कि जो परिवार में सभी की होती है। तो इसको तो वो इस तरह से लिखती है कि बोलने में कोई बुराई नहीं है, ये तो उसके परिवार की ही एक हैबिट है जो उसके अंदर आई है। उसकी मदर बोलती हैं, उसकी ग्रैंड मदर बोलती हैं ज़्यादा, उसके परिवार में सभी लोग ज़्यादा बोलते हैं तो वो भी ज़्यादा बोलती है, और जो कोई गलत नहीं है। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छा है, और देखिए मिस्टर किजिंग के ऊपर है जो कि मैथ के प्रोफेसर है, और वो किस तरह से एन को डांटते हैं कि वो ज़्यादा ना बोले, लेकिन वो एन को मन से बुरा नहीं कहते हैं। क्वेश्चन व्हाट इज, क्वेश्चन क्या है देखिए, डू यू थिंक
मिस्टर किजिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं मिस्टर किजिंग, मिस्टर जो किजिंग है जो मैथ के प्रोफेसर है, वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या वो बहुत सख्त टीचर है? आंसर नो, नहीं। यानी मिस्टर किजिंग सख्त टीचर नहीं है, बस वो ये चाहते हैं कि एन ज़्यादा ना बोले, यानी कि जो बोलने की आदत है उसको कम करे बस। लेकिन वो उसको पसंद करते थे और उसका हमेशा कल्याण चाहते थे, उसका कोई नुकसान ना हो ऐसा भी वो चाहते थे, बिकॉज ही इज़ अ टीचर। तो मिस्टर किजिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, नो। आंसर है नो, मिस्टर किजिंग वॉज नॉट ए बैड, वो बैड टीचर नहीं थे और स्ट्रिक्ट टीचर, और वो बहुत सख्त टीचर भी नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि अ टीचर डज समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज हर स्टूडेंट, क्योंकि टीचर अपने स्टूडेंट के वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स कल्याण के लिए, भलाई के लिए अच्छे से अच्छा ही करता है। एनी टीचर वुड बी एनॉड, कोई भी टीचर थोड़ा सा नाराज हो सकता है इफ़ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास, अगर बच्चे बहुत बातें करेंगे क्लास में तो क्लास कैसे चलेगी, इस बात पर वो भी थोड़े नाराज होते थे एन से कि वो बहुत बात कर रही है और क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। सेकेंडली, दूसरी बात ये भी थी, इफ़ ही हैड बीन स्टिक, अगर वो थोड़े से स्टिक हो जाते हैं, ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एन्स फनी आर्गूमेंट, तो एन के लिए ही ज़्यादा फायदेमंद है और क्लास के लिए फ़ायदेमंद है, और वो कहीं कहीं पर एन को आर्गूमेंट उनका एन का वो देते थे उसका उत्तर, जिससे कि एन को हंसी भी आती थी और क्लास को भी हंसी आती थी। तो इससे पता चलता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे, बहुत बैड नहीं थे और एन को मन से पसंद करते थे। नाउ लेट मी टेल यू अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एन फ्रैंक की एजुकेशन के बारे में है कि वो कैसी पढ़ने में थी। वो इंटेलिजेंट थी और क्लास में सारे टीचर उसे पसंद करते थे। क्वेश्चन क्या है इसको ज़रा देख लेते हैं। डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए अबाउट एन्स फ्रैंक, एन फ्रैंक्स, एन की अर्ली एजुकेशन के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। एन फ्रैंक की प्रारंभिक शिक्षा का वर्णन कीजिए, यानी एन फ्रैंक की एजुकेशन कैसी थी और वो पढ़ने में कैसी थी। अब यहाँ पर ज़रा हम कुछ उन परिस्थितियों को भी जानेंगे जिसमें कि उसकी एजुकेशन थोड़ी सी प्रभावित हो रही थी। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एन फ्रैंक वॉज अ वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एन फ्रैंक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार स्टूडेंट थी। हर अर्लीस्ट एजुकेशन वॉज इन मॉन्टेसरी लेसन्स इन एम्स्टर्डम। आफ्टर दैट, उसकी प्रारंभिक शिक्षा मॉन्टेसरी स्कूल में इसमें हुई। आफ्टर दैट सी वॉज इनरोल्ड, उसने अपने लिए इनरोल कराया, उसका नाम लिखा गया इन स्कूल इन नीदरलैंड। ये स्कूल नीदरलैंड में था, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ हिटलर की कुछ पॉलिसीज थी जो ज्यू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और एन एक ज्यू थी। We see here, बट सून शीघ्र क्या होता है, व्हेन हिटलर रेस्ट्रिक्टेड ज्यूज। तो यहाँ पर जो हिटलर था वो ज्यू की एजुकेशन, ज्यू एक जो कम्युनिटी है, एक जाति है, उसको वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़, और वो सारी एक्टिविटीज़ रोकना चाहता था कि वो ज़्यादा आगे ना बढ़े। और एन फ्रैंक एक ज्यू थी तो उसकी भी एजुकेशन आगे ना हो और वो इस तरह से अपनी एजुकेशन को या अपने एक्टिविटीज़ को आगे ना बढ़ा पाए। ये हिटलर की पॉलिसीज़ थी सभी जितने भी ज्यूज थे उनके लिए। एन फ्रैंक हैड टू गो टू द ज्यूइश लेरिज्म। तो इस तरह से एन फ्रैंक की प्रारंभिक शिक्षा काफ़ी दिक्कत से हुई, लेकिन वो पढ़ने में ठीक थी।
So by doing so, we have known very well about a beautiful lesson जिसमें कि हमने एन के बारे में जाना, एन फ्रैंक की उस डायरी के बारे में जाना जिसमें उसने अपने विचारों को लिखा, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को समझा जाना। बीसी, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं और एमसीक्यू को भी कवर कर रहे हैं। सो वी हैव डन अ ब्यूटीफुल लेसन ऑफ क्लास 10th इंग्लिश बुक एन फ्रैंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।